4 लोगों ने देख सर मैंने लिंक शेयर नहीं किया चलो ये रेडी ओके जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल जो हमने लेक्चर पढ़ा था तो उसमें कुछ चीज़ें जो रह गई थी बाकी टाइम की वजह से कल जो लेक्चर शॉर्ट कर दिया गया था, तो आज मैंने सोचा कि उसी लेक्चर को कंटिन्यू रखा जाए और उसमें जो अहम चीज़ें थी वो आज मैंने पहले ही इसको लिख दी हैं ताकि 5-7 मिनट जो है हम उसको दे दें तो अगला लेक्चर का टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो कल वाले लेक्चर में आपने राउंड टेबल्स कॉन्फ्रेंस पढ़ी थी, इससे पहले आपने चौदह निकात भी पढ़े थे कायदे आज़म के और नेहरू रिपोर्ट भी पढ़ी थी। ये एक सीक्वेंस है, तरतीब है दस्तूरी इस्लाहात की तरफ जो ब्रिटिश सरकार इंडिया में लाना चाह रही थी। तो हर तंजीम अपनी अपनी राय दे रही थी। तो जब कोई मुतफिका दस्तूर अखज़ ना किया गया तो फिर राउंड टेबल जो थी गोल मेज कॉन्फ्रेंसें कल हमने पढ़ी थी, पहली और दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस। तो उसमें जो थे मामलात कुछ पैक्ट हुए थे, मुआहदे हुए थे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। जी सबसे पहले है गांधी इरविन पैक्ट। जब पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने शिरकत नहीं की थी, आपको मैंने बताया था कि गांधी जी ने कांग्रेस ने पहली जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत नहीं की और उन्होंने स्ट्राइक हड़ताल कर दी और डांडी मार्च शुरू कर दिया, सत्याग्रह। गांधी जी ने नमक का डांडी मार्च किया। तो वो जब तहरीक ज्यादा ओवर हो गई, इंतशार का बायस बनी, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो ब्रिटेन के वजीर आजम थे रैमसे मैकडोनाल्ड, तो वो चाहते थे कि कांग्रेस शरीक हो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि हिंदुओं की अक्सरियत थी और हिंदुओं की जो बड़ी जमात थी वो कांग्रेस थी। इसलिए उन्होंने जो वायसराय हिंद था इरविन, इसको कहा कि आप गांधी जी से मुज़ाकरात करें। तो एट द एंड वो मुज़ाकरात जो हो गए उसका नाम है गांधी इरविन पैक्ट। ये कब हुए थे? मार्च 1931 को। गांधी इरविन पैक्ट मार्च 1931 को हुआ और गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। कांग्रेस ने तहरीक खत्म कर दी और जो गांधी जी थे इन्होंने वायसराय को यकीन दहानी करवा दी कि कांग्रेस जो है दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। इसलिए ये जो मुआहदा हुआ, इस मुआहदे का नाम है गांधी इरविन पैक्ट। क्लियर होगी जी? अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दूसरे जो हमारा टॉपिक है कम्युनल अवार्ड। आपने नाम सुना है कम्युनल अवार्ड। ये क्या है कि वजीर आजम रैमसे मैकडोनाल्ड ने अकलीती अमूर का फैसला किया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि फर्स्ट राउंड टेबल में अकलीतों का जो मिनॉरिटीज थी उनके मुतल्लिक कोई भी मुतफिका फैसला नहीं हो सका था। जो डेडलॉक था वो बरकरार था। तो जब कोई भी पार्टीज, जितनी भी पार्टीज गई हुई थी, उनके डेलीगेट्स नुमाइंदे वो किसी बात पर मुतफिक ना हो सके, तो बिल आखिर जो इंग्लैंड के, बरतानिया के वजीर आजम थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने खुद एक अवार्ड दिया, खुद एक मुतफिका फैसला किया और उस फैसले को हम कहते हैं कम्युनल अवार्ड। कब दिया गया? 16 अगस्त 1932 को। डेट याद रखनी है। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को अकलीतों को दिया गया था, अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए।
अब ये अवार्ड क्या था, इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो ये थी कि जुदागाना इंतखाब सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि तमाम अकलीतों को दे दिया गया। पहले जो थे मैंने आपको बताया है कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट की सहूलत कब मिली थी, 1909 में, जिसको हम मिंटो मार्ले रिफॉर्म भी कहते हैं। और सिखों को सहूलत कब मिली थी, उनको मिली थी 1919 में, जिसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। सिखों को तब मिली थी। और जो अछूत थे, अछूत ईसाई और इसके अलावा बुद्ध मत, ये भी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा थे तादाद में, पारसी वगैरह। तो ये अकलीतें, इनको हकूक दिया गया कि जितने भी हैं अकलीतें, अब वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बाकी अकलीतों को भी जुदागाना इंतखाबात का हक दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या था, मरकजी असेंबली में मुसलमानों को 1/3 नशिस्तें दी गईं। मुसलमानों का ये शुरू से मुतालबा था, नेहरू कोड में भी और 14 नुकात में भी कायदे आज़म के, कि मुसलमानों को मरकजी असेंबली में 1/3 नशिस्तें दी जाए। तो बिल आखिर कम्युनल अवार्ड में उसका फैसला हो गया और वजीर आजम बरतानिया ने मान लिया, इस बात को तस्लीम कर लिया और 1/3 नशिस्तें मरकजी असेंबली में मुसलमानों के लिए मुख्तस की गई। नंबर 3, सूबाई मजालिस में अकलीतों को तनासब से ज्यादा सीटें दी गईं। अब इसमें एक और चीज है कि जितने भी सूबे थे, पंजाब, बंगाल, सिंध, उड़ीसा, असम, इनके अंदर जो है सीपी, यूपी जो है तनासब अकलीतों का, उससे उनको ज्यादा नुमाइंदगी दी गई। अगर उनकी आबादी कम थी, सपोज उनको अगर 10 सीटें आती थी सूबा बंगाल के अंदर अकलीतों को, तो अब उनकी तनासब को बढ़ाकर उनकी सीटें 12 कर दी गई, 14 कर दी गई। इस तरह उनकी सीटों को आबादी के लिहाज से ज्यादा कर दिया गया। ये था कम्युनल अवार्ड। अब जी नेक्स्ट है पूना पैक्ट। जब कम्युनल अवार्ड हुआ तो गांधी जी को बर्दाश्त ना हुआ कि ये क्या हो गया कि जो अछूत हैं, अछूत जो थे ये हिंदू ही थे, बेसिकली ये हिंदू थे, हिंदुओं की लो कास्ट, सबसे लो कास्ट जो हिंदू की थी वो अछूत थे। और जब इनको भी हक दे दिया गया जुदागाना इंतखाबात का, तो जो बड़े हिंदू थे वो बड़े परेशान हो गए, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू वगैरह, कि ये क्या हुआ कि अछूत तो तादाद में हमसे भी ज्यादा हैं, ब्राह्मण ये क्योंकि बड़ी जातों से तलक रखते थे, तो इसीलिए इनको ये बात पसंद ना आई। इन्होंने क्या किया कि इसको एक्सेप्ट ना किया, कम्युनल अवार्ड को एक्सेप्ट ना किया और गांधी जी ने मरण भर्त रख लिया। मरण भर्त में फाका कशी शुरू कर दी, यानी कि जिसे हम रोजा कहते हैं, कि उसने कहा था कि जब तक ये अवार्ड, कम्युनल अवार्ड वापस ना लिया जाएगा तब तक मैं फाका कश रहूंगा, कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं, और यहां तक कि मेरी मौत हो जाए। इस बात को लेकर जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे वो बड़े परेशान हो गए कि ये क्या बना, गांधी जी ने तो मरण भर्त रख लिया है। तो वो सारे मिलकर अछूत लीडर डॉक्टर अंबेडकर के पास गए। अछूतों का जो लीडर था उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर, और उन्होंने उसकी जाके मिन्नत समाजिश शुरू कर दी कि देखें आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, तो फर्क सिर्फ ये है कि आप लो कास्ट हो, हम जरा ऊंची जात के हैं, लेकिन है तो हिंदू ही, हमारा मजहब एक है, हमारे रस्म रिवाज एक हैं, इसलिए आपको चाहिए कि कम्युनल अवार्ड से इनकार कर दें और जो है कम्युनल अवार्ड को अपने ऊपर लागू करने से दस्तबरदार हो जाए, खत्म हो जाए। आप कह दें कि हमने जुदा करना इंतखाबात को कबूल नहीं करना। तो लास्ट में क्या हुआ, बिल आखिर वो जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो मान गए
और इस तरह जो गांधी जी थे उन्होंने वो जो फाका कशी मान भरत जिसे कहते हैं वो उसको छोड़ दिया और उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ पूना के मुकाम पे, इसलिए उसको पूना पैक्ट कहते हैं। ये भी 1932 में हुआ था, पूना पैक्ट। जी अब क्लियर हो गया है ये तीनों चीजें। उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा तीनों का। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर 1905 में बंगाल तकसीम हुआ था, 1911 में क्या हुआ था? 1911 में तकसीम बंगाल मंसूख की गई थी, दोबारा बंगाल को मुत्तहिद कर दिया गया था। जो तकसीम बंगाल थी वो खत्म कर दी गई। जी ठीक है सर। उसको अनोलमेंट कहते हैं, ANN सर अनोलमेंट। कायदे आज़म को टाइटल किसने दिया था? जी ये कायदे आज़म को टाइटल किसने दिया था? ये क्वेश्चन आप लास्ट पे रखें, जितने भी आपके क्वेश्चन है। मौलाना मजरुद्दीन, कायदे आज़म को मौलाना मजरुद्दीन ने खिताब दिया था। याद रखें, कायदे आज़म को सबसे पहले कायदे आज़म किसने कहा था? मौलाना मजरुद्दीन। इन्होंने कायदे आज़म को कहा था पटना के मुकाम पे, पटना रेलवे स्टेशन पे जब एक जलसा करने जा रहे थे तो पटना के मुकाम पर रेलवे स्टेशन पर इन्होंने कायदे आज़म को सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म कहा था। जी क्लियर है? अब और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। अच्छा ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पेपर में जी के कायदे आज़म को मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म के खिताब सबसे पहले किसने दिया? तो मौलाना मजरुद्दीन, ये एडिटर थे एक अखबार के, उन्होंने दिया था। ये सब आया हुआ इसलिए आपसे। ठीक हो गया जी। और तकसीम बंगाल 1905 याद रखनी है, पेपर में बार बार आ जाता है। तकसीम बंगाल कब खत्म हुई? 1911 में। जी अब आगे चलें जी। जी सर। जी ठीक हो गया। अच्छा एक चीज याद रखें, पहली गोल में इस कॉन्फ्रेंस में कितने अरकान ने, कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेशन की थी? 57। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहली गोल में इस कॉन्फ्रेंस में से इंडिया के अंदर से कितने बंदे गए थे या इंग्लैंड वालों ने, बरतानिया ने कितने बंदों को बुलाया था, तो 57 आदमी थे टोटल, याद रखना है। गोल मेज कॉन्फ्रेंस में 57 लोग थे। जी एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे हिस्ट्री वालों से कि खुतबा इलाहाबाद कब दिया गया था? और 30 दिसंबर को सर, 1930। 1930 ठीक हो गया जी। खुतबा इलाहाबाद 1930 में, तो इसकी प्रिजाइडिंग किसने की थी? इलामा इकबाल ने। बिल्कुल जी, इलामा इकबाल ने। शाबाश, ठीक हो गया
जी बिल्कुल, ये एक टॉपिक था छोटा सा जो रह गया था, तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लेता हूँ। खुतबा इलाहाबाद 1930 में, दिसंबर 1930 में हुआ था मुस्लिम लीग का इजलास, और इसकी सदारत किसने की थी? इलामा इकबाल ने। और इलामा इकबाल ने क्या कहा था ये भी बता दें। जी जल्दी से बताएं, जल्दी से। सर उन्होंने दो कौमी नजरिया दिया था। नहीं नहीं, उसके अलावा क्या कहा था? पाकिस्तान के बारे में क्या कहा था? कुछ कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने यही कहा था पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग रियासत कायम कर दी। जी बिल्कुल, शमाल सरहदी सूबा पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट उसने कहा था कि नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है बॉर्डर और पंजाब को मिलाकर एक आजाद रियासत कायम की जाए, एक आजाद रियासत कायम की जाए, जो बेशक ब्रिटेन के मुताबिक हो या ब्रिटेन के बाउंड्री से बाहर। दो ऑप्शन रखे थे, याद रखना है। खुतबा इलाहाबाद में इलामा इकबाल ने कहा था कि शुमाल मगरबी सरहदी जो सूबे हैं बलूचिस्तान, पंजाब वगैरह, उसको मिलाकर एक आजाद रियासत बनाई जाए जो बरतानिया के मुतहद हो या बरतानिया से बाहर हो, यानी कि उसकी मुतहदी के बाहर हो। नॉर्थ वेस्ट शुमाल सरहदी सूबा। ले जी, खुतबा इलाहाबाद भी क्लियर हो गया। 1930 आपका जवाब ठीक हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ले जी, बड़ा अहम कानून है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी आता है और ये आगे इसी ने चलना है। कानून हिंद 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। अच्छा जी, बरतानवी जो हुकूमत थी इसने गोल मेज कॉन्फ्रेंसों के बाद, तमाम बहसों फैसलों के बाद, मुआहदों के बाद फैसला किया कि बरसगीर पाको हिंद के अंदर एक नया कानून जारी किया जाए और उसका नाम था कानून हिंद 1935। और मार्च 1933 में तमाम गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस के बाद, बहसों के बाद, फैसलों के बाद, मुआहदों के बाद उन्होंने मार्च 1933 में व्हाइट पेपर शाया किया। व्हाइट पेपर को उर्दू में कहते हैं करतासे अबेज। ये शाया किया था और दिसंबर 1934 में इस कानून को पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया। दिसंबर 1934। दिसंबर 1934 में बरतानिया की पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया गया और 4 अगस्त 1935 को शाही मंजूरी के बाद
नहीं जी, अब इसमें से एक दो क्वेश्चन हैं जो अहम हैं। 1935 का कानून, इसका व्हाइट पेपर कब छाया हुआ? अहम क्वेश्चन है, आपने इस डेट को याद रखना है। मार्च 1933, 1933 मार्च 1933 में इसका व्हाइट पेपर छाया हुआ, कानून हिंद 1935 का। फिर आपने याद रखना है लास्ट पे, इसको छोड़ दें, ये इतना अहम नहीं है, लेकिन जो लास्ट है कि ये कब नाफिज किया गया था? 4 अगस्त 1935 को। ये कानून कब बना? हतमी शक्ल शाही जो है तौसीक कब हुई? शाही में बादशाह की तरफ से, इंग्लैंड का जो बादशाह था उसने अपनी सबक, अपनी मोहर कब लगाई कि ओके ये बिल ठीक है, मैंने इसको मंजूर किया। क्योंकि जितने भी बिल थे पार्लियामेंट के बाद वो सीधे बादशाह के पास जाते थे और बादशाह जो था किंग, वो उसको अप्रूवल देता था। तो 4 अगस्त 1935 को ये कानून नाफिज हो गया इंडिया के अंदर। क्लियर हो गया जी यहां तक? अब इस कानून के कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है कि इस कानून को में एक कन्फेडरेसी बना दी गई, एक वफाक फेडरेशन, तमाम सूबों की इंडिया के अंदर एक कन्फेडरेशन बना दी गई जिसको कहते हैं वफाक। सबसे पहले वफाक कायम किया गया, फेडरेशन कायम कर दी गई। यानी ये जो कानून था ये वफाकी तर्ज का था, क्योंकि कायदे आजम ने भी कहा था कि आइंदा आइन वफाकी तर्ज का होना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट में भी वफाकी तर्ज का आइन कहा गया था, तो इसलिए इस बात को तस्लीम किया गया और 1935 का जो आइन था वो वफाकी तर्ज का था। इसमें तमाम सूबे और रियासतें इकट्ठी थीं, एक फेडरेशन बना दी गई। रियासतों को ये दे दिया गया ऑप्शन कि वो चाहें तो वफाक में शामिल हो सकती हैं और चाहें तो वफाक में शामिल, वफाक के बाहर भी अपनी आज़ाद हैसियत से रह सकती हैं फेडरेशन की। उसके बाद है वफाकी मकनना। लेजिस्लेचर, अब लेजिस्लेचर क्या है कि जिस तरह मैंने पाकिस्तान में बताया था कि हमारे यहाँ लेजिस्लेचर दो हैं, सेम 1935 के एक्ट के तहत ही, एक सेनेट है और एक है कौमी असम्बली। इसी तरह जो 1935 का एक्ट था इसमें भी जो कानून थे, सबसे पहले सुप्रीम पावर कौन था? वो था बादशाह वक्त, शहनशाह, किंग, जो ब्रिटेन के अंदर था, उसको दे दिया गया। और इसमें सबसे काउंसिल ऑफ स्टेट बना दी गई। काउंसिल ऑफ स्टेट पहले नंबर पे, काउंसिल ऑफ स्टेट। समझ लें जिस तरह सेनेट है पाकिस्तान के अंदर, सेनेट में अब इसके अरकान की तादाद कितनी थी? 260। सबसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट बना दी गई जिसके अरकान की तादाद थी 260 और ये 3 साल के लिए मुंतखब होते थे। याद रखें 3 साल के लिए। हमारे यहाँ भी 3 साल के लिए फिर वो बदल जाते हैं और हर साल जो आधे थे 1/4 वो रिटायर्ड हो जाते थे। काउंसिल ऑफ स्टेट के जितने भी मेंबर थे वो हर साल 1/4 रिटायर कर दिए जाते थे, फिर नए चूज कर लिए जाते थे। इस तरह उनकी जो मुद्दत थी 3 साल थी, 260 अरकान थे। उसके बाद है फेडरल असेंबली।
फेडरल असेंबली, जिस तरह हमारी कौमी असेंबली है उस वक्त फेडरल असेंबली हुआ करती थी और उसके अरकान थे 375 अरकान थे, 375। हमारे आज का जो कौमी असेंबली पाकिस्तान में है इसकी है तादाद 342, याद रखें 342। तो उस वक्त जो फेडरल असेंबली थी उसकी तादाद है 375 और ये 5 साल के लिए होते थे। कितनी मुद्दत के लिए जी? 5 साल के लिए। जिस तरह हम एमएनए कहते हैं, उस वक्त एमएलए कहा करते थे, एमएलए। आजकल हम एमएनए कहते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। उस वक्त मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली कहते थे, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। और फेडरल असेंबली को सेम हमारी कौमी असेंबली की तरह थी, जिसको पाकिस्तान में जितनी भी कौमी असेंबलियों को बरतरफ किया है वो हमेशा सदर ने किया है। सदर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौमी असेंबली को बरतरफ कर सकता है, वजीर आजम को बरतरफ कर सकता है। तो उस वक्त कौन बरतरफ कर सकता था? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल फेडरल असेंबली को खत्म कर सकता था, बरतरफ कर सकता था। जी क्लियर हो गया ये पॉइंट जी। उसके बाद है वोटर्स की तादाद 3 पे। 1919 के एक्ट में जो वोटर की तादाद थी वो 4% थी, याद रखें 1919 में 4%। और 1935 में वो तादाद बढ़ के 14% हो गई थी। 10 मिनट रह गए। 14% हो गई थी जी। 1900 तादाद वोटरों की तादाद हक़े राय दही जो थे, अब वो उसको फैला दिया गया था, उसका दायरा कार वसी कर दिया गया। जो बंदा मालिया देता था उसको भी शामिल कर दिया गया, जो थोड़ा पढ़ा लिखा था मैट्रिक कैफे उसको भी शामिल कर लिया गया। पहले तो कम से कम ग्रेजुएशन थी तो तलीम कम कर देगी। इस तरह अगर कोई किराएदार या कोई घर का मालिक था उसको भी वोटर की सहूलत देगी वोट डालने की। वोटर की तादाद को बढ़ा दिया गया 1935 के एक्ट में। उसके बाद है जो डायरकी सिस्टम था, डायरकी सिस्टम नंबर 4। जो डायरकी सिस्टम था ये खत्म कर दिया गया था सूबों के अंदर, याद रखें सूबों के अंदर खत्म कर दिया गया था, जबकि मरकजी सतह पर ये जारी था, मरकज में उसी तरह था लेकिन सूबों में खत्म कर दिया गया। सर डायरकी सिस्टम मीन? डायरकी मीन दो अमली, 2 शोबे थे। ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। आप एजुकेटर से हैं या हिस्ट्री से हैं? सर एजुकेटर के। हाँ जी, इसीलिए फिर आपको शायद नहीं पता चलेगा। डायरकी मीन 2 अमली, 2 निज़ाम, ऐसा निज़ाम जिसमें सूबों के अंदर गवर्नर के पास कुछ महकमे होते थे और कुछ महकमे वजीरों के पास होते थे। अब वो उसको खत्म कर दिया गया था डायरकी सिस्टम को, और मरकजी सतह पर ये था। जी जी ठीक है। मरकजी सतह पर डायरकी सिस्टम जारी था। इसके बाद था वजीरे अमूरे हिंद नंबर 5। नंबर 5 पे है 1935 का एक्ट के तहत जो वजीर अमूर हिंद था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसकी कौंसिल को तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया और उसकी जगह, कौंसिल की जगह उसको मशीर दे दिए गए कि वो चंद मशीर उसको जो थे मशवरा देते थे। अब जो थी कौंसिल स्टेट वो खत्म हो गई और मशीरों की तनख्वाह भी
बरतानियाई खजाने से आती थी। जी क्लियर हो गया पांचवा पॉइंट। इसके बाद छठा पॉइंट लिख लें कि फेडरल कोर्ट एक बना दी गई। फेडरल कोर्ट पहले जो थे फेडरल कोर्ट नहीं थी। फेडरल कोर्ट सेम एज इट इज सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे बड़ी कोर्ट है, इस तरह उस वक्त जो थी सबसे बड़ी कोर्ट वो फेडरल कोर्ट थी। और इसमें 6 जज होते थे और एक चीफ जस्टिस होता था। और चीफ जस्टिस उसको लगाया जाता था जिसकी कम से कम 15 साल प्रैक्टिस होती थी, तजर्बा होता था। एक जज और 6, एक चीफ जस्टिस और 6 जज। और इनको मुतय्यन कौन करता था, तैनात कौन करता था, इनकी तकर्री कौन करता था? ये सीधा बादशाह जो होता था उस वक्त किंग इंग्लैंड से, वो इनकी तकर्री करता था चीफ जस्टिस की। और 7वां पॉइंट था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को बे इंतहा इख्तियार दे दिए गए। अब वजीर अमूर हिंद की कौंसिल चूंकि टूट गई थी, इसलिए वो सारे इख्तियार भी गवर्नर जनरल के पास आ गए। गवर्नर जनरल चाहता तो असेंबली को बर्खास्त कर सकता था, गवर्नर जनरल ही बजट बनाना होता था और गवर्नर जनरल ही ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था जो कम से कम 6 माह के लिए वैलिड होता था। ये था 1935 का एक्ट। जी क्लियर हो गया, आगे चले अब। जी हिस्ट्री वाले बोल नहीं रहे, हिस्ट्री लेक्चरर हिस्ट्री जाग रहे हैं कि सो गए हैं? सर क्लियर है जी चले जी, अब हम आगे चलते हैं और इंतखाबात 1937 की तरफ, कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ अब हम चलते हैं। इसको मैं रेस करने लगाऊंगी। स्क्रीनशॉट ले लेने दें। चले आप उसमें देख लिए, ले सकती हैं, थोड़ा सा रह गया। ये सर ले लिए। जी अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंतखाबात 1937, क्योंकि 1935 के एक्ट के तहत जो इंतखाबात हुए थे, इलेक्शन हुए थे, वो 1937 में हुए थे और तभी कांग्रेसी वजारतें कायम हुई थी। ये मीन के कांग्रेस जो थी पार्टी, उसने हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत बनाई थी 1937 के इंतखाबात के तहत।
अच्छा जी, 1935 के एक्ट के तहत जो इंतखाबात हुए थे वो 1937 में हुए थे। ये ऊपर लिखा गया है 1937 में हुए थे। और उसमें क्या था, वोटर की तादाद जो थी वोटर की तादाद थी 35 मिलियन। वोटर्स की कितनी तादाद थी? 35 मिलियन, जिसमें से कांग्रेस के जो तरफदार थे या जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिए 15 मिलियन। 15 मिलियन जो थे वोट वो कांग्रेस को गए 1937 के इंतखाबात में, इलेक्शंस में। अब आते हैं मुस्लिम लीग की तरफ। और कुल नशिस्तें कितनी थी जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। सत्रह सौ इकहत्तर सीटें थी, कुल नशिस्तें पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कांग्रेस ने कितनी जीती थी? कांग्रेस ने कितनी विन की सीटें? 706 सीटें। कांग्रेस ने 706 सीटें ली थी। जी, मुस्लिम लीग ने कितने सीटें जीती? 102। 482 मुस्लिम सीटों में से मुस्लिम लीग ने सिर्फ 102 सीटें हासिल की थी। याद रखिए 1937 के इंतखाबात में, इलेक्शन में मुस्लिम लीग सिर्फ 102 सीटें। जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे इंतखाबात 1937 के हवाले से कि 1937 में ये जो है स्टैटिस्टिक्स हैं कुछ कि वोटर की तादाद 35 मिलियन थी, कांग्रेस को वोट मिले 15 मिलियन, कुल नशिस्तें 1771 थी, कांग्रेस ने विन की 706 सीटें, मुस्लिम लीग कितनी जीते? 102 सीटें। और कुल मुस्लिम सीटें कितनी थी? 482 टोटल। ओवरऑल जो हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम सीटें थी 482 थी। अब आते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल में कुल मुस्लिम नशिस्तें 250 थी, जिनमें से मुस्लिम लीग ने 40 जीती, दीगर मुसलमान जो थे उन्होंने भी 40, और आजाद मुसलमानों का ग्रुप उन्होंने 43 सीटें जीती, 43। तो बंगाल के अंदर हुकूमत किसने बनाई? मौलवी फजल हक ने। मौलवी फजल हक ने वजारत कायम की। और याद रखें कि मौलवी फजल हक मुस्लिम लीग के नहीं थे उस वक्त। मौलवी फजल हक थे कर्शिक प्रजा पार्टी के सरबराह। उनकी पार्टी का क्या नाम है? कर्षक प्रजा पार्टी। ये बंगाली थे, तो बंगाल ही ये की एक पार्टी थी जिसका नाम था कर्षक प्रजा पार्टी। और आगे आ गया है असम। बंगाल के बाद है असम। असम में कुल नशिस्तें 108 थी, मुस्लिम नशिस्तें 34 थी, मुस्लिम लीग ने कितनी जीती जी? 9 सीटें। और आजाद मुसलमान कितने थे? वो भी 9 थे। और एक और आजाद मुसलमान ग्रुप का ग्रुप था, उसका नाम था, एक गांव के नाम से था, सूरमावादी के मुसलमान। सूरमावादी के उन्होंने भी 5 सीटें जीती थी। और हुकूमत किसने बनाई थी? सर सादुल्ला खान ने। जी यहां क्लियर हो गया। बंगाल में, असम में दोनों ने, मुसलमानों ने हुकूमत की थी, वजारत कायम की थी।
सर सादुल्ला खां असम में थे। अब आते हैं जी आगे सिंध में। कुल नशिस्तें कितनी थी सिंध में? 60। और यहां जो थी 34 सीटें ही मुसलमानों के लिए वक्फ थी, मुस्लिम सीटें। और यहां भी जो सर गुलाम हुसैन हदायतुल्ला थे, सर गुलाम हुसैन हदायतुल्ला, इन्होंने हुकूमत बनाई थी और इनकी पार्टी का नाम था सिंध यूनाइटेड पार्टी। 18 सीटें इन्होंने जीती थी। याद रखें कि सिंध के अंदर भी मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं थी। सिंध के अंदर सिंध की जो एक आम पार्टी थी जिसका नाम था सिंध यूनाइटेड पार्टी, जिसके सरबराह सर गुलाम हुसैन हदायतुल्ला थे, इन्होंने 18 सीटें जीती थी और इन्होंने हुकूमत कायम की थी दूसरी लोगों के साथ मिलके। तो सिंध के अंदर सर गुलाम हुसैन हदायतुल्ला की हुकूमत। इसके बाद आता है सरहद। सरहद में जो सीटें थी कुल 50, कुल नशिस्तें थी 50, जिसमें से आपने नाम सुना होगा बाचा खान या खान अब्दुल गफार खान या सरहदी खान, सरहदी गांधी, सरहदी दोबारा सुन लें, एक गांधी था इंडिया के अंदर हिंदू और एक गांधी था मुसलमानों के अंदर, उसका नाम था सरहदी गांधी, जिसको हम बाचा खान भी कहते हैं, और उसका असल नाम था अब्दुल गफार खान। इसने 19 सीटें जीती थी। सरहदी गांधी ने 19 सीटें जीती थी और ये कांग्रेस नवाज था, ये मुस्लिम लीग के एंटी था और ये कांग्रेस नवाज था, इसलिए इसने कांग्रेस से मिलकर हुकूमत कायम की थी, बाचा खान ने, सरहदी गांधी ने। और जो पंजाब है, लास्ट बात कर लेते हैं हम पंजाब की। 5वें नंबर पे आ गया जी पंजाब। पंजाब में जिसका होल्ड था, ये जो तगड़ी पार्टी थी, उसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। सर फजल हुसैन वाली, सर फजल हुसैन 88 सीटें जीती थी इसने। सर फजल हुसैन जो थे पंजाब के अंदर, ये जिमींदारों की पार्टी थी, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड जिमींदार थे वो इसके अंदर थे पंजाब में, और इनकी पार्टी का नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। इसके जो सरबराह थे, हेड थे सर फजल हुसैन, और ये 1936 के अंदर ही फोत हो गए इंतखाबात के वक्त ही। लेकिन इसके बाद जो सर जो है सिकंदर हयात, उनको वजारत दी गई, वजीर आला उनको बनाया गया सर सिकंदर हयात। सर सिकंदर हयात। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी पंजाब में? सिर्फ 2। ये चीज याद रखें, ऊपर ही लिख देता हूं। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। और 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 11 में से 7 सूबों के अंदर वजारत कायम की थी।
ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਗੌਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ पर पास कर लाइक प्रिंट लेना प्रिंट हाँ समझ आना दे जाते हो कल दे बात करनी नहीं जी, कांग्रेस ने 11 सूबों में से 7 सूबों के अंदर हुकूमत बनाई थी, ये चीज याद रखें। जी सबको पता चल गया है, क्लियर हो गया। जी सर क्लियर है। यहां जो आपने चीजें याद रखनी है वो तो एक चीज, इसके 4-5 क्वेश्चन याद रखने हैं बस। कौन कौन से? सबसे पहले कि 1937 के इलेक्शन में कुल मुस्लिम नशिस्तें कितनी थी? 482। आपको पता होना चाहिए 482 मुस्लिम नशिस्तें टोटल पूरी इंडिया के अंदर कुल मुस्लिम नशिस्तें 482। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें विन की, कितनी सीटें जीती? 102 सीटें ओवरऑल। 1937 के इलेक्शन में ओवरऑल 102 सीटें जीती। तीसरा क्वेश्चन कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? सिर्फ 2। ऑप्शन होगा 2, आपने 2 पे टिक कर देना जी। 2 सीटें सिर्फ जीती थी पंजाब के अंदर 1937 के इलेक्शन में। क्लियर हो गया जी। और ये सवाल भी आ जाता है कि सरहद में 1937 के इलेक्शन में सरहद में किसने गवर्नमेंट कायम की, किसने हुकूमत कायम की? तो सरहदी गांधी ने। और चौथा क्वेश्चन कि कांग्रेस ने 1937 के इलेक्शन में कुल कितने सूबों में हुकूमत बनाई? हाउ मैनी प्रोविंसेस इन कांग्रेस मिनिस्ट्री? तो 7। जी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा आखिरी टॉपिक एक रह गया है सिर्फ 5 मिनट का, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। जी अरेज कर देंगे। नहीं जी, अगला हमारा टॉपिक है पीरपुर रिपोर्ट। ये सवाल पीपीएससी पेपर में आ जाता है। पीरपुर रिपोर्ट क्या है, ये कब शाया की गई? पीरपुर रिपोर्ट 15 नवंबर 1938 में शाया की गई। इसको पब्लिश कब किया गया? 15 नवंबर 1938। ये पीरपुर है क्या? अब इसकी तरफ आते हैं। जब कांग्रेसी वजारतों कायम हो गई 1937 के इलेक्शन के बाद, याद रखें एक और क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ गया है। कांग्रेसी वजारतें कब तक कायम रही थी, कितनी देर, उनकी ड्यूरेशन क्या थी? 2 साल। ये भी रखिए, याद रखें 2 साल।
जब कांग्रेसी वजारतें कायम हो गई तो उन्होंने मुसलमानों पर सख्तियां, जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया। उन सूबों के अंदर जहां मुस्लिम अकलियत में थे, सीपी, यूपी, उड़ीसा, बिहार, इन सूबों में बम्बई मुसलमानों पर सख्तियां शुरू कर दी और वंदे मातरम जो इनका है तराना, उसको स्कूलों में राइज किया गया। गांधी जी की मूर्ति को सजदा के प्रणाम जिस तरह कहते हैं उस जुबान में कि वो उनको सजदा करें। मुसलमानों के बच्चों को कहा गया कि वो वंदे मातरम पढ़ें, गांधी जी की मूर्ति को सजदा करें। इस तरह कुछ और भी गाँव जो ज़िबा है उसको मना किया गया गाय ज़िबा करने से। तो बड़े मुजालम किए गए कांग्रेसी वज़ार 2 साल के अंदर। तो मुस्लिम लीग ने एक कमेटी बना दी कि आप जो है कांग्रेसी वजारतों के दौरान जितने भी इंतशार हंगामे हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ उसको लिखें, उसको पब्लिश करें। तो फिर ये रिपोर्ट, पीरपुर रिपोर्ट राजा मेहदी मुस्लिम लीग ने एक कमेटी तश्कील दी जिसमें 8-10 बंदे थे, जिसका जो हेड था, सरबराह था, वो राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ऑफ पीरपुर। ये पीरपुर के रहने वाले थे, राजा सैयद मोहम्मद मेहदी। इनको सरबराह हेड बनाया गया और इन्होंने विजिट किया उन इलाकों का, उन सूबों का, और जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म हुए थे। तो फिर उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की 15 नवंबर 1938 को, जिसको पीरपुर रिपोर्ट कहा जाता है। एक और रिपोर्ट शाया हुई, वो भी मुस्लिम लीग ने कहा था, सीपी के अंदर और यूपी के अंदर, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। उसका हेड जो था मोहम्मद शरीफ था और उसने 4 मार्च 1939 को शरीफ रिपोर्ट शाया की, पब्लिश की। ये क्वेश्चन आपने लाजमी याद रखना है कि पीरपुर रिपोर्ट कब शाया हुई, पब्लिश हुई 15 नवंबर 1938 को, और शरीफ रिपोर्ट कब शाया हुई, 4 मार्च 1939 को। 4 मार्च 1939 को, 1 साल के बाद शरीफ रिपोर्ट शाया हुई थी। इसके रेलेवेंट आखिरी क्वेश्चन, टॉपिक क्लोज हो गया कि यौम निजात मुसलमानों ने कब मनाया था। 22 दिसंबर 1939 को। बड़ा अहम क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर में आ चुका है। डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया गया, 22 दिसंबर 1939। इसको इंग्लिश में कहते हैं डे ऑफ डिलीवरेंस। यौम निजात यानी कि मुसलमानों ने कांग्रेस की हुकूमत से जान छूटने पर इज़हार तशक्कुर किया, शुक्र अदा किया अल्लाह का, उसको कहते हैं यौम निजात। 22 दिसंबर 1939 को। नहीं, ये था आज का हमारा चैप्टर। अब हमारा तकरीबन 1940 तक कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह कल जो हम हैं हमारा टॉपिक वो चेंज हो गया है। कल से हम जो है ना बरसगीर पाक हिंद की स्टार्ट से पढ़ेंगे, मिडविल हिस्ट्री मोहम्मद बिन कासिम से। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे, वरना मीटिंग खत्म करते हैं जी।